अदरवाइज वो। ओके जी, चल स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट होगी दोबारा से। तो हम सिटी स्टेट्स की बात कर रहे थे, और ये सिटी स्टेट्स में रहते थे ग्रीक्स जो थे। और जैसे एथेंस और स्पार्टा है, और सिटी स्टेट ये होती है कि एक सिटी और उसके इर्द गिर्द का इलाका। और उसमें ये है कि इंडिपेंडेंट रूलरशिप होगी, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी। और कुछ ऐसे भी होता है कि एक ही मुल्क में, एक ही मुल्क की डिफरेंट सिटी स्टेट में एक में डेमोक्रेसी हो सकती है, एक में किंगशिप या बादशाह हो सकती है, और डिक्टेटरशिप एक में हो सकती है। तो ये इस तरह रूल की जाती थी। तो ग्रीक सिटी स्टेट्स में रहते थे, और ये अपने आप को रिकग्नाइज भी सिटी स्टेट्स के हिसाब से करते थे, ना कि एज ग्रीक्स। ठीक है, जैसे हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमें अभी भी आदत है कि हम अपने को, कोई लाहौर में रहने वाला लाहौरी कहता है, इस्लामाबाद में रहने वाला इस्लामाबादी कहता है। तो इस तरह का उनका भी था कि वो एथेंस में रहने वाले अपने आप को एथेनियंस कहते थे, स्पार्टा में रहने वाले अपने आप को स्पार्टा कहते थे। तो ये इनका इस तरह का रहने का स्टाइल था अर्ली डेज। अब हुआ क्या कि जो ये एरिया है अनातोलिया जिसको कहते थे एक जमाने में, अब तुर्की है। और तुर्की तो अब यहाँ पे भी है, तो ये अनातोलिया का हिस्सा नहीं है जो वाइट पार्ट है। ये सिर्फ जो ऑरेंज सा पार्ट है, ये अनातोलिया है। और इसमें जो ये जो अनातोलिया था, ये पर्शियंस ने कैप्चर किया था अपनी जंगों के दौरान, जब वो अपनी एक्सपैंड कर रहे थे टेरिटरी। यहाँ पे रहते थे ग्रीक्स, और एक वो ग्रीक्स का ग्रुप था, उनको कहते हैं आइनोनियन ग्रीक्स। उन्होंने पर्शियंस के खिलाफ बगावत करना शुरू की। और जो ग्रीक्स यहाँ रहते थे बेसिकली, एनातोलिया, ये अनातोलिया है पर्पल वाला। तो जो ग्रीक्स यहाँ रहते थे, एथेंस में रहते थे, उन्होंने इन आइनोनियन ग्रीक्स को, जो यहाँ पे रह रहे थे अनातोलिया में, उनको बगावत करने में मदद की। इस वजह से क्या हुआ कि जो पर्शियन किंग था उस दौर का, जिसको जर्क्सीज कहा जाता है, इसको इन पर बहुत गुस्सा चढ़ा ग्रीक्स पे, और इसने उन पे जंग डिक्लेयर कर दी, जिसको ग्रीको पर्शियन वॉर कहते हैं। तो उनकी जंग हुई, बहुत बड़ी जंग हुई, और उसमें यह है कि काफी दोनों पावर्स की लड़ाई हुई। पर्शियंस बहुत ही पावरफुल थे, जो ग्रीक्स थे वो तो अभी छोटी सिटी स्टेट्स में रहते थे, वो भी लड़े। और ग्रीक सिटी स्टेट्स ने एथेंस पे, बेसिकली उनकी एथेंस से लड़ाई थी, लेकिन उन्होंने स्पार्टा और बाकी शहरों से मदद ली बाकी सिटी स्टेट्स की। और इन्होंने मिल के पर्शियन से जंग लड़ी, और इन्होंने पर्शियंस को वो जंग हरा दी। जिस वजह से ये हुआ कि पर्शियन एम्पायर जो बहुत ही ताकतवर था, वो एक तो इनसे एक जंग हार गया, और उससे उनकी वो काफी वीक हो गए, और उनका जो जवाल का दौर शुरू हो गया इसके बाद। अब इसमें ये हुआ कि इसके बाद जो एथेंस है वो कैपिटल डिक्लेयर हो गया ग्रीस का, और वो मेन सिटी स्टेट बन गई। बाकी भाई कायम नहीं, लेकिन एथेंस मेन सिटी स्टेट बन गई, और वहां पे डेमोक्रेसी लॉन्च हो गई। उन्होंने मतलब डेमोक्रेसी का सिस्टम बना दिया। बाकी स्पार्टा में भी किंगशिप थी। तो ये यहाँ पे इस तरह का सिस्टम डिजाइन हो गया, और इनकी एथेंस की गोल्डन एज शुरू हो गई। एथेंस की गोल्डन एज में ये बिल्डिंग बनी जिसको पार्थेनॉन कहते हैं। ये उनका टेम्पल था ग्रीक्स का। बाद में ग्रीक्स के जाने के बाद ये रोमन ने, और उसके बाद क्रिश्चियंस के अंदर आया, तो क्रिश्चियंस ने इसको चर्च बना दिया। चर्च के बाद ये जब तुर्कों का दौर था, जब जो उस्मानिया सल्तनत थी, तो उसके दौर में ये इसको बना दिया, मॉस्क बना दिया गया था। और उसके बाद ये आखिरकार जंगों के बाद ये तबाह होगी, और ये मॉस्क भी नहीं रही, और आज ये रूइन में पड़ी है, टूटी फूटी बिल्डिंग पड़ी है, लेकिन इसको पार्थेनॉन कहते हैं। ये बड़ी ग्रीक पावर की गोल्डन एज की निशानी। और इसी दौरान, इसी पीरियड में, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कब, क्योंकि हम इसकी डेटिंग अभी सही नहीं कर सके, एक डिवाइस थी जो ग्रीक्स के पास थी, ये वाली डिवाइस। इस डिवाइस को, ये तो मिली अभी लेटेस्टली 1900 में मिली। और ये एक शिप के, मतलब जो ना उसकी जो क्रैश, वो जो सिंक हुई थी शिप, उसके रिमेन से हमें निकल के मिली। और इनको पहले तो ये लगा कि ये हमें कोई आर्टिफैक्ट होगा, लेकिन बाद में जब एक्सरे स्कैन किए तो पता चला कि ये तो व्हील्स हैं काफी सारे। और जब उन व्हील्स को कंपाइल किया, कोई 18 स्पीशीज इस तरह के मिले। तो और एंटी खतीरा आइलैंड के पास मिले, इसलिए इसको एंटी खतीरा मैकेनिज्म कहते हैं। तो पता चला कि ये जो कंप्यूटर है, और ये आज से 2-3 हजार साल पुराना कंप्यूटर है जो ग्रीक्स ने बनाया था। अब ये कंप्यूटर करता क्या था? ये कंप्यूटर जो है ग्रीक्स का, ये असल में इस तरह इसकी शक्ल है। अगर ये व्हील्स को सारों को जोड़ा जाए तो ये कुछ इस तरह की शक्ल ले लेगा अंदर से। काफी सारे इसके कॉग्स हैं, और ये बाहर से इस तरह की इसकी शेप होगी। और इसका काम ये था कि ये प्लैनेट्स की मूवमेंट्स को डिटेक्ट करता था। बेसिकली ये बताता था कि चांद की पोजीशन क्या है, सूरज की पोजीशन क्या है, डिफरेंट प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, डिफरेंट सितारों की पोजीशन क्या है। और ये आप देख भी रहेंगे, इसमें छोटे छोटे सर्कल हैं इसकी सुइयों, सुई हैं, तो ये बताती थी पॉइंट करके कि नीडल्स जो हैं इसकी के क्या, किस तरफ पोजीशनिंग है। और ये इसका एक सन के लिए है, इसका जो क्लॉक है पीछे, और एक मून के लिए है।
तो इससे इनको पता चल जाता था कि इक्लिप्स कब हो रहा है और मून कब मतलब फुल मून कब होगा, और ये काफी सारी, यानी काफी एडवांस था ये कंप्यूटर। इसको एंटी खतीरा मैकेनिज्म कहते हैं। अगर इसको अंदर से देखें तो ये कुछ इस तरह का भी लग सकता है। तो ये उस दौर के हिसाब से बहुत एडवांस, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर होगा अगर हम इसको डेट करें। लेकिन हमें नहीं पता कितना पुराना है ये, आई थिंक इससे ज्यादा भी पुराना हो सकता है, लेकिन हमें इसकी डेटिंग अभी एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये होगी और इनकी जरूर गोल्डन भाई एज। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये जो मशीन है, ये डिवाइस उनके किसी और फंक्शन के लिए हो, या ये एग्जैक्टली कंप्यूटर ना हो। ये क्वाइट कंप्यूटर पॉसिबल ना। ये हो प्रिडिक्शंस है। सकता है, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ये जिस तरह डिजाइन थी तो इसके हिसाब से ये प्लेनेट करी, ये भी बहुत बड़ी बात है। कि कोई आपको क्यूरियोसिटी का सवाल तो यही बनता है कि ग्रीक को प्लेनेट से क्या गर्ज था उस दौर में, कि मतलब नहीं, टेलीस्कोप ये तो बनी बहुत नहीं है। पहले से है ना कि तो प्लैनेट्स के बारे में तो नॉलेज वो यानी तो है, पिछली वो तो जनरेशन्स को बिल्कुल था। है। हाँ। लेकिन मैं कह रहा था फिर ग्रीक्स उसके को मतलब प्लैनेट्स की, क्योंकि चले सूरज और चांद को तो चले हमने करना है, उसकी पोजीशन को देखना है, लेकिन प्लैनेट्स की हम्म। पोजीशन को देखना उस दौर में जब टेलीस्कोप नहीं है और कोई हम्म। एग्जैक्ट शेप नहीं पता, तो ये काफी एडवांस और एक डिवाइस जो ये कैलकुलेट कर सके, तो ये बिल्कुल। बड़ी बड़ी बात है कि आज से इतने हजार साल पहले। तो ये इसकी एक एग्जैक्टली। मिस्ट्री है, और आगे जितनी रिसर्च होगी तो पता चलता रहेगा। अब इसके बाद ये है कि जो मैंने बताया कि वो पहले अपने को अथीनियंस के तौर पे देखते थे, लेकिन जब वो जंग जीत गए तो वो अपने आप को एक इकट्ठे लड़े एज अ ग्रुप, और वो मिलके लड़े, तो उन्होंने जो यूनिटी देखी ग्रीक्स ने, उन्होंने अपने आप को एथीनियंस और स्पार्टन्स की बजाय कहना शुरू कर दिया कि हम ग्रीक्स हैं। वो यूनाइट हो गए, एक किस्म से रहते अभी भी सिटी स्टेट्स में थे लेकिन यूनाइट हो गए। फिर क्या हुआ कि जब गोल्डन एज खत्म कब हुई कि एथेंस जो था उसने डेमोक्रेसी बना ली, और स्पार्टा जो था उसने किंगशिप एक्सेप्ट की। तो जो एथेनियंस हैं उन्होंने इस बहाने से कि भाई जो स्पार्टन्स हैं वो डेमोक्रेसी नहीं मानते और वो स्लेवरी करवा रहे हैं लोगों से, फलां है, जबकि एथेनियंस भी स्लेवरी को मानते थे, और ये सारा ग्रीक्स का कल्चर था स्लेवरी का। वो बहाना था, असल में रिसोर्सेज की जंग थी। एथेंस ने स्पार्टा पे जंग डिक्लेयर कर दी, और इवेंचुअली ये जितनी सिटी स्टेट्स हैं इन्होंने मिलके अलाइज बनी, कोई एथेंस के साथ चलेगी, कोई स्पार्टा के साथ चलेगी, और एक वॉर शुरू होगी जिसको ग्रीक वॉर होगी, सिविल वॉर एक किस्म की। और उसको कहा जाता है पेलोपोनेशियन वॉर। और ये पेलोपनीज ये एरिया था, और ये इसमें एरो दिखाया रेड वाला कि ये एथेंस की फोर्सेस जो ये ब्लू, इन्होंने स्पार्टा पे अटैक किया और स्पार्टन्स ने एथेंस पे अटैक किया। बहुत काफी लंबी इनकी जंग रही दोनों पार्टीज की, और उसके बाद ये है कि स्पार्टा ये आखिरकार जंग जीत गया, और उसने अपने आप को ओवरऑल डिक्लेयर कर दिया ग्रीस के ऊपर, सारी हुकूमत उसने जमा ली। लेकिन इस जंग की वजह से ग्रीक जो जो और स्पार्टा क्योंकि किंगशिप को मानते थे, बादशाह को मानते थे, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दी कि हम मतलब ओवरऑल ग्रीस में डेमोक्रेसी खत्म करके बादशाह नाफिज कर दी। इससे ये हुआ कि जिन्होंने डेमोक्रेसी इजाद की थी उस दौर में, वो ही अगले 2000 साल के लिए ग्रीस जो है वो डेमोक्रेसी नहीं देख सकता। और रफली कहते हैं कि ग्रीस जो था वो मतलब 1800 1900 में जाकर उसको डेमोक्रेसी वापस मिली, अभी लेटेस्टली 200 साल पहले तकरीबन। उससे पहले वो डेमोक्रेसी गायब होगी, जो जिन्होंने बनाई थी वो ही नहीं उसको मेंटेन कर सके। तो लेकिन इससे क्या हुआ कि ग्रीक सिटी स्टेट्स वीक हो गई, और फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो बाप था फिलिप, किंग फिलिप द सेकंड जो था, उसने जो हमला किया, वो यहाँ रहता था मैसेडोनिया में, ये जो ऑरेंज इलाका है, और वहां से उसने हमला किया, और उसने इन सारी सिटी स्टेट्स पे कब्जा कर लिया, और उसने ग्रीस को बेसिकली अपनी रूलरशिप के अंडर लिया। अब फिलिप का बेटे का नाम था अलेक्जेंडर, उन्होंने बता दिया। अलेक्जेंडर जो था वो 13 साल की उम्र में, अभी हमारी ग्रीक हिस्ट्री पूरी होगी, अब हम अलेक्जेंडर की हिस्ट्री में ट्रांजिट कर रहे हैं। कि जो अलेक्जेंडर था वो मैसेडोनिया में रहता था, ये भी ग्रीक ही थे एक किस्म के। और इसके क्योंकि बाप ने ग्रीस पे फतह कर लिया था ग्रीस को, तो मतलब ये उसी एरिया में ग्रूम हो रहा था। तो 13 साल की उम्र में एक ऐसा घोड़ा जिसको कोई काबू नहीं कर सकता था, वो अलेक्जेंडर ने उसको काबू कर लिया, उसका नाम बुसिलस था। और जब उसने काबू किया तो उसके बाप ने ये देखकर कहा, कहानी ये है कि उसने कहा कि अपने बेटे को कि तुम्हारे लिए मैसेडोनिया का इलाका या ग्रीस का इलाका काफी नहीं रहेगा, और मेरे बेटे कि तुम्हें पूरी दुनिया पे ही अपनी हुकूमत बनानी पड़ेगी, और तुम्हें और लैंड तलाश करने पड़ेंगे जहां तुम अपनी हुकूमत। तो अलेक्जेंडर इसके बाद उसने अपने सफर शुरू किया, और 13 साल की उम्र से लेकर 32 ईयर्स की उम्र तक उसने एक्सपेंशन करता रहा, अपने जंगें लड़ी जिसको कॉन्क्वेस्ट कहते हैं, उसने हमले किए डिफरेंट मुल्कों पर, डिफरेंट जगहों पर, और उसने अपना एम्पायर को वजूद दिया, अपनी सल्तनत को वजूद दिया। और इसको अलेक्जेंडर की सल्तनत कहा जाता है। ग्रीक जबकि अलेक्जेंडर ग्रीक है तो उसको ग्रीक एम्पायर नहीं कहा जाता, तो अलेक्जेंडर का एम्पायर कहा जाता है, क्योंकि वो मैं बाद में बताऊंगा क्यों कहा जाता है।
लेकिन इसमें बड़ी अचीवमेंट ये थी अलेक्जेंडर की कि अलेक्जेंडर ने जो पर्शियन एम्पायर था उसको शिकस्त दे दी और उसको तबाह करके रख दिया, बिल्कुल ही अपने अंडर रूलरशिप में ले आया। और ये अलेक्जेंडर है, और उसने ये अपना अपना उसका एरा ये शुरू हो गया था। तो फिर कहते हैं कि अलेक्जेंडर एक्सपेंशन करता रहा और उसने ये यहाँ से, जहाँ मैसेडोनिया से शुरू हुआ था, और उसके बाद ये जो इलाका है ये वाला, इसको वो ये अनातोलिया का इलाका है, और उसके बाद ये मेसोपोटामिया का इलाका है, ये इजिप्ट का इलाका है, ये जेरूसलम वाला एरिया, गाजा और जेरूसलम, और ये यहाँ पे भी उसने कब्जा कर लिया। और करते कराते वो आखिरकार अपनी काफी जंगों के बाद, कंपेन्स के बाद, वो पहुंच गया जेलम, इंडस रिवर के ऊपर साइड पर, जहाँ जेलम तक पहुंच गया वो। अफगानिस्तान भी क्रॉस किया उसने, और वो पाकिस्तान इंडिया के एरिया में पहुंच गया, जब इंडिया होता था उस दौर में बेसिकली। वहाँ जेलम पहुंच गया, जेलम में उसकी जंग हुई जो हिंदू राजा था उस दौर का, और उससे इंडियन राजा से जंग हुई। और उसके बाद वो कहते हैं कि उस जंग में उसको शिकस्त तो नहीं हुई, लेकिन उसका घोड़ा मारा गया। उसकी फौज क्योंकि इतना ट्रेवल किया था मैसेडोनिया से, तो वो काफी थक गई, और उन्होंने भी हार एक किस्म की मान ली कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और इन काफी सारे फैक्टर्स की वजह से, और एक ऐसी लड़ाई हुई कि अलेक्जेंडर उसमें हारा तो नहीं, लेकिन दोनों, ना राजा हारा ना अलेक्जेंडर, एक ड्रॉ हो गया दोनों का, और उसमें उनका माहिदा हो गया। तो अलेक्जेंडर ने डिसाइड किया कि वो जेलम से वापस आ जाएगा और वो आगे एक्सपेंशन नहीं करेगा इंडिया के अंदर। तो अलेक्जेंडर वापस आ गया, और वो आके जो है ईरान इराक जो ये इलाका है, बेबीलोन का इलाका, यहाँ पे आके उसने स्टे किया। यहाँ पे जब स्टे किया तो अब सिर्फ पूरे मैप पे इसमें एक जगह रह गई थी जिस पर वो उसने अभी कब्जा नहीं किया था, जो सबसे बड़ी अरेबिया का इलाका, अरबों का इलाका। तो अरेबिया पे उसने अटैक करना था, और क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था उसके लिए विंडो खुल जानी थी बहुत बड़ी कैप्चर करने की, कि आगे यमन है, ओमान है, अफ्रीका की तरफ कुछ रास्ता खुलना था। तो अलेक्जेंडर ने, कहते हैं कि प्लान किया, और उसने अपनी बंदों को भी भेजा कि वो स्काउट कर लें, ये एरिया चेक कर लें कि क्या हालात हैं अरब के कैसे हमला करें। और 1,000 शिप्स की उसने फ्लीट तैयार करवा ली। लेकिन ये कराने का कुछ ही कराते हुए ही इसी दौरान, इसी पीरियड के दौरान अलेक्जेंडर बीमार हो गया और उसको बुखार हुआ। और 32 ईयर्स की उम्र थी उसकी, उसको बुखार हुआ और वो बुखार से मर गया। अब बात ये कि उस दौर में 32 ईयर्स का इंसान, वो भी स्पेशली एक जनरल अलेक्जेंडर की तरह जो कभी जंग नहीं हारा था, उसको इतनी जवानी की उम्र थी उसकी बेसिकली उस दौर की, तो वो एक बुखार से मर जाना एक बड़ी अनरियल चीज थी। तो उसमें यही है कि अल्लाह का इसमें मुआवजा एक तो बहुत बड़ा, कि अल्लाह ताला ने जैसे बाद में अबाबील को भेजा था बचाने के लिए काबा को, उसी तरह अलेक्जेंडर ने जब उसने डिसाइड किया कि वो अरब पे हमला करेगा, तो अरब, अल्लाह ने अरब की भी हिफाजत की, अरेबिया की, और अलेक्जेंडर के हाथों से, और अलेक्जेंडर को एक अनटाइमली उसकी डेथ हो गई, वो भी बुखार से। तो ये इसमें भी ये हमारी होगी अलेक्जेंडर की स्टोरी पूरी। लेकिन इस स्टोरी में ना हमें जो अब देखना है वो ये है कि हम अलेक्जेंडर को ग्रेट क्यों कहते हैं, और हम उसको ये टाइटल क्यों देना पसंद करते हैं कि अलेक्जेंडर जो था वो बहुत ही एक ग्रेट रूलर था, उसको द ग्रेट का टाइटल दिया है। साइरस हाँ को जी, भी और ये दिया भी कि हमने, हम इसको ग्रीक क्यों नहीं कह रहे, हम इसको अलेक्जेंडर की क्यों लैंड कह रहे हैं, वो जो उसने और हम ये भी बात कंकर की करेंगे। थी। हाँ जी, ये बिल्कुल। बताना है। तो एक तो ये कि इसको हम पहले ये सवाल का जवाब देते हैं सेकंड क्वेश्चन का, कि ग्रीक को, इसको ग्रीक एम्पायर क्यों नहीं कहते, अलेक्जेंडर एम्पायर इसलिए कहते हैं कि ये जितना एम्पायर का एरिया था अलेक्जेंडर दी ग्रेट का, एम्पायर ऑफ अलेक्जेंडर दी ग्रेट, ये अलेक्जेंडर के दौर तक रहा, अलेक्जेंडर के मरते ही ये एम्पायर टूट गया। इसलिए इसको अलेक्जेंडर का एम्पायर कहें, क्योंकि अलेक्जेंडर के मरते ही ये एम्पायर 3 हिस्सों में टूट गया, और उसके 3 जनरल थे अलेक्जेंडर के, उन तीनों के हिस्सों में गया और तीनों ने एक एक पार्ट ले लिया इस एम्पायर का। और उसको हेलेनिस्टिक किंगडम्स कहा जाता है, उनका दौर हेलेनिस्टिक दौर शुरू हो गया ग्रीक का। उसमें यह है कि इसकी सारी सल्तनत जो थी वो 3 हिस्सों में बट गई इसके जनरल्स के अंदर, और बल्कि ज्यादा ही पीसेस में बांटी। और उनकी जो हुकूमत थी वो अलेक्जेंडर के दो, अलेक्जेंडर की तो 20 साल की हुकूमत थी, उनकी जो इसकी जनरल्स ने अपने एम्पायर बनाए छोटे छोटे, उनकी हुकूमत तो काफी देर, ज्यादा देर रही। तो लेकिन जो अलेक्जेंडर है उसने, इसलिए इसको अलेक्जेंडर का एम्पायर कहा जाता है। ग्रीक तब कहा जाता है जब अलेक्जेंडर के बाद भी ये कंटिन्यू रहता, और फिर एक नया रूलर आता और वो चलाता, बल्कि पर हुआ यहाँ ये कि अलेक्जेंडर के मरते ही एम्पायर 3 हिस्सों में या उससे ज्यादा हिस्सों में बट गया। तो इसलिए एक तो ये सवाल का जवाब। अब अलेक्जेंडर ग्रेट क्यों था, ये हमारा दूसरा सवाल था। हमारा दूसरा सवाल ये कि ग्रेट था, तो हम इसको 3-4 एंगल से देख लेते हैं। एक एंगल ये कि अलेक्जेंडर ग्रेट इसलिए है कि उसकी कॉम्प्लिशमेंट बहुत ज्यादा है। उसकी अकॉम्प्लिशमेंट इस तरह ज्यादा है कि अलेक्जेंडर जो था उसने पर्शियन एम्पायर जैसे, मतलब इतना बड़ा एम्पायर, ये पर्शियन एम्पायर है, उसको यहाँ से बंदा निकला है अपनी फोर्स लेके, और उसने इस पूरे एम्पायर पे कब्जा कर लिया, और पूरे एम्पायर को
बुरी तरह शिकस्त दे दी। तो और खत्म कर दिया एक तरह काफी अरसे के लिए। बाद में पर्जियंस रहे, लेकिन उसने एक दफा के लिए तो उनको बिल्कुल पुश आउट कर दिया। तो ये अचीवमेंट है बहुत बड़ी अलेक्जेंडर की। और ये भी अचीवमेंट है कि अलेक्जेंडर कभी जंग नहीं हारता था। तो उसने अपनी जितनी जंगें लड़ी में हमेशा जीता। तो ये वाली अचीवमेंट उसकी बहुत बड़ी है, इसलिए वो ग्रेट था। लेकिन इसका आर्ग्यूमेंट, दो इसमें आर्ग्यूमेंट आ जाते हैं कि एक तो ये कि अलेक्जेंडर की उम्र इतनी बड़ी नहीं थी जब वो मर गया, वो 32 ईयर्स का था। अगर अलेक्जेंडर 20 साल और जिंदा रहता या 10 साल और जिंदा रहता तो क्या पता वो जंगे हार जाता। तो हम एक तो ये थ्योरी हम थ्योरीराइज ही कर सकते हैं कि वो जीत सकता था, वो केपेबल था, तो हमें नहीं पता। तो इसलिए इसका इतना बैटल एक्सपीरियंस बहुत ही कम था एवरेज जनरल्स के हिसाब से, कमांडर जो बड़े गुजरे हिस्ट्री में, कि उसके हिसाब से कोई इसकी अचीवमेंट बड़ी थी। लेकिन क्या वो हार सकता था? तो बहुत लाइकली चांस है कि वो शायद अगले आने वाले वक्त में जंगे हारता। लेकिन उसको वो उम्र ही नहीं मिली कि वो जंगे हारने का भी उसको मौका मिलता। दूसरी बात ये भी है, हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं कि अलेक्जेंडर के पास एडवांस वेपनरी थी। ये सरीसा कहा जाता है इन स्पीयर्स को। ये जो नेजे हैं ये सरीसा हैं, और इनको ये 12 से लेके 21 फीट लंबे स्पीयर्स होते हैं। और ये बहुत बड़े साइज के थे, तो ये बड़ी अच्छी डिफेंसिव वॉल भी बना लेते थे लड़ाई के दौरान। और ये अब देख रहे हैं कि ये इस पे घोड़े भी हमला करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, घोड़ों पे आर्मी आएगी या किसी चीज पे। तो ये कहते हैं कि इसके पास इस तरह की एडवांस वेपनरी थी जिसकी वजह से ये जंगें जीत रहा था। तो इस तरह मतलब उसकी अकॉम्प्लिशमेंट तो चले हम मान भी लेते हैं कि वो अकॉम्प्लिश था भी, और ये आर्ग्यू भी कर सकते हैं वो अकॉम्प्लिश नहीं भी था, क्योंकि उसके पास एडवांटेजेस थी। तो तीन हमने बात कर ली। फिर एक और एंगल है अलेक्जेंडर का, कि अलेक्जेंडर ग्रेट इसलिए शायद था कि उसकी डेथ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। क्योंकि जब अलेक्जेंडर दुनिया से चला गया तो उसके जाने के बाद उसने, क्योंकि अपने दौर में एक चीज इंट्रोड्यूस की थी, एब्सोल्यूट मोनार्की उसको कहा जाता है। वो एक ऐसी थी कि ऐसी बादशाहत, ऐसी हुकूमत जिसको कोई जस्टिस, कोई लॉ का सिस्टम, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई आइन चैलेंज नहीं कर सकता। उसने ग्रीक्स और रोमन्स को, आने वाले रोमन्स को ये इंट्रोड्यूस किया था आइडिया अलेक्जेंडर ने। तो ये बहुत बड़ा इसका बाद में हिस्ट्री में इम्पैक्ट हुआ। और उसने फिर ग्रीक जुबान को दुनिया में इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि वो देखें, वो जब यहाँ मैसेडोनिया से ग्रीक लेके निकला था अपनी जुबान को, जिसकी ग्रीक थी, और उसने ये पूरी एरिया में जहां जहां गया वहां पे अपना कल्चर और अपनी ग्रीक फिलोसफी और अपनी ग्रीक थॉट्स को फैलाया। तो आयरॉनिकली इसमें एक और बात है कि अरब पे वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता अपनी ग्रीक फिलोसफी। तो अल्लाह ने उनकी इस तरह भी हिफाजत की। लेकिन वो कहते हैं कि वो जेरूसलम जैसे गया तो उसने वहां पे यहूदियों को इंट्रोड्यूस किया, थिएटर और वो चीजें। तो उससे यहूदी जो थे, वैसे सोशल मीडिया को इंट्रोड्यूस कर देना जिस तार आगे, उसी तरह उसने ये किया उस दौर में। और यहूदी जो है वो लिबरल्स बन गए उस दौर में। और वो बाबा अपने मजहब को छोड़ने लग पड़े और सवाल करने लग पड़े, क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट मिलता था। और अलेक्जेंडर उनको एक सोशल मीडिया टाइप की चीज उस दौर में दे रहा था, नेटफ्लिक्स दे रहा था। तो और फिर ये कि अलेक्जेंडर, और अब देखें अफगानिस्तान तक वो पहुंच गया और फिर जेलम तक पहुंचा, तो वहां तक उसने ग्रीक जुबान, अभी हमें अफगानिस्तान में भी कॉइन्स मिले जो ग्रीक कॉइन्स हैं। अफगानिस्तान में शहर हैं ग्रीक शहर। तो अलेक्जेंडर की इन्फ्लुएंस इतनी बड़ी थी और ग्रीक जुबान का कितनी ज्यादा फैल गई थी दुनिया में। तो लोग कहते हैं ये भी बड़ी अचीवमेंट, और ये भी उसकी डेथ के बाद बड़ा काम हुआ। और ये भी कि अलेक्जेंडर की इस ट्रैवल, इस पूरे सफर पे जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, इतना ट्रैवल करने से ये हुआ कि दुनिया के रास्ते खुल गए। और ये हुआ कि मैसेडोनिया से लेके जेलम तक एटलीस्ट, और नीचे इजिप्ट तक, मतलब अफ्रीका तक, लोगों को पता चल गया कि दुनिया में और भी लोग रहते तो हैं, लेकिन दुनिया में और रूट्स हैं, हम उनसे ट्रेड कर सकते हैं, हम अपने आइडियाज उनसे शेयर कर सकते हैं, हम उनसे कोई मजहब फैलाना हो तो फैल सकता है इन रास्तों के थ्रू। तो उसके बाद हम सिल्क रोड आगे पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे कि किस तरह इसका इम्पैक्ट हुआ। तो उसने रास्ते खोल दिए। और अब जो मैसेडोनिया में रहता था उसको पता था कि भाई जेलम में, इंडिया में भी कोई लोग रहते हैं, उनसे भी हम रब्ता कर सकते हैं, उनसे भी हम चीजें, आइडियाज शेयर कर सकते हैं, उनसे हम ट्रेड कर सकते हैं। और हमारे पास कोई चीज सरप्लस है तो हम उनको दे सकते हैं और उनसे कोई चीज ले सकते हैं। तो उससे उसने रास्ते खोल दिए दुनिया के। और मेरी नज़र में ये अल्लाह ताला ने उससे काम कराया कि क्योंकि अलेक्जेंडर की कोई नीयत नहीं थी ये करने की। इसमें ये आर्ग्यूमेंट है कि अलेक्जेंडर की ठीक है अकॉम्प्लिशमेंट हो, उसकी डेथ के बाद इम्पैक्ट हुआ ये बहुत बड़ा, लेकिन उसकी नीयत नहीं थी। उसकी बिल्कुल नीयत नहीं थी कि वो दुनिया के रास्ते खोले। वो तो अपनी कॉन्क्वेस्ट पे लगा हुआ था, अपनी हुकूमत बनाने, एम्पायर बनाने लगा हुआ था, और एवर एक्सपेंडिंग एम्पायर बनाना चाहता था। उसकी दूर दूर तक नीयत नहीं थी कि वो एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड बना दे और उस जमाने की ग्लोबलाइजेशन कर दे। उसकी नीयत नहीं थी, अल्लाह ने उससे करवाई। क्योंकि रास्ते खुले, इससे मजहब फैले, और इस्लाम को इवेंचुअली इससे बहुत फायदा हुआ। जब अरब से इस्लाम निकला तो ये रास्ते खुले हुए थे, ये ओपन थे हमारे। और पहले, इससे पहले हमने हजरत ईसा का दौर भी पढ़ना है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। तो
एक ये आर्ग्यूमेंट हो गया। और अब ये भी आर्ग्यूमेंट है कि अलेक्जेंडर को जो जिन लोगों पर उसने हमला किया और उनको कैप्चर किया, उन लोगों ने हिस्ट्री ही नहीं लिखी, उन्होंने अलेक्जेंडर के बारे में बात ही नहीं की कि वो बताते कि अलेक्जेंडर कितना बड़ा जालिम था, इसलिए उसको ग्रेट का टाइटल मिलना था क्योंकि किसी ने उसके खिलाफ क्रिटिसाइज ही नहीं किया। ये भी हो सकता है कि यहूदियों ने या जिनको उसने लिबरलाइज कर दिया तो कोई उसके खिलाफ क्यों लिखता। तो इसलिए ये भी पॉइंट हो सकता है कि हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है अलेक्जेंडर के बारे में, लैक ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है। ये भी रीजन हो सकता है। और एक इसलिए भी उसको ग्रेट कहा जा सकता है, और इसलिए ग्रेट कहा जा सकता है क्योंकि उसकी कहानी एक लेजेंड की कहानी थी। क्योंकि अलेक्जेंडर की सारी स्टोरी उसके मरने के बाद लिखी, जब तक वो जिंदा था तो उसकी कोई कहानी नहीं लिखी गई, जब वो दुनिया से चला गया तो उसके बाद लिखी गई। उसमें एडिशंस हुए, उसमें बहुत सारी चीजें आई, एग्जैजरेशन की गई, क्योंकि कोई मार जाता तो उसके बाद आप उसमें बहुत सारी एग्जैजरेशन कर देते हैं। और इस तरह की उसमें कहानियां, लेकिन उसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि ठीक है वो लेजेंडरी कहानी है उसकी, कि उसको एरिस्टोटल ने पढ़ाया और उसने दुनिया पर फतह किया और कोई उसको रोक नहीं सकता था, और उसको परिंदों ने रास्ता दिखाया जब उसने अपने दुश्मनों पर हमला करना था, और बहुत ऐसी कहानियां। लेकिन उसमें कुछ ऐसी कहानियां भी मिलती हैं उसकी लेजेंड में कि हमें पता चलता है कि अलेक्जेंडर एक बहुत ही फ्लॉड किस्म का आदमी था, क्योंकि वो जहां जाता था वो रास्तों में अपने डिफरेंट जगहों पे अलेक्जेंड्रिया कायम करता था, शहर एक इजिप्ट में उसने कायम किया। और इस तरह से डिफरेंट जगहों पे जाकर अपने जहां जहां गया वहां अलेक्जेंड्रिया अपने नाम पे इसने शहर आबाद किए। जेलम में इसने आई थिंक अपने घोड़े के नाम पे रखा था क्योंकि उसका घोड़ा वहां मरा था, उसने घोड़े के नाम पे शहर का नाम रखा था, बाकी जगहों पे इसने अलेक्जेंड्रिया नाम रखा। तो ये बड़ा नार्सिसिस्टिक किस्म का, और ईगो बहुत बड़ी थी अलेक्जेंडर की। और तो इसमें ये भी नजर आता है फ्लॉ इसके लेजेंड में। और ये भी नजर आता है कोई एक ऐसी भी कहानी है कि जब इसने पर्शियन एम्पायर को तबाह किया था, तो जो परियन किंग था उस दौर का, वो भाग गया, मतलब वो बेसिकली फ्ली कर गया। तो फिर क्या हुआ कि अलेक्जेंडर कहते हैं कि अलेक्जेंडर जो है वो उसके उस पर्शियन किंग के पीछे, मैंने पहले बात नहीं बताई कि पर्शियन किंग के पीछे अलेक्जेंडर ने आज तकरीबन ईरान का सारा इलाका, इराक का सारा इलाका, और इवन अफगानिस्तान तक तकरीबन उसका पीछा किया। और जब पूछा गया कि किस वजह से उसने पीछा किया, तो सिर्फ अलेक्जेंडर की ये ख्वाहिश थी कि उस पर्शियन किंग को पकड़ के उससे अपने आप को क्राउन बनवाए, क्योंकि उसने पर्शियन एम्पायर पर कब्जा कर लिया। तो उस पर इतनी उसकी ईगो ज्यादा थी कि वो चाहता था कि मुझे पर्शियन किंग खुद डिक्लेयर करेगा क्राउन बना के कि तुम हो अब बादशाह पर्शिया के, और तुम हो हम सबके तुम्हारा एम्पायर। तो उसने इतनी ईगो थी। लेकिन हुआ ये कि जब वो ये पीछा कर रहा था तो जिस जिस पर्शियन किंग का, तो उसको उस पर्शियन किंग के किसी आदमी ने गद्दारी की और उसने उसको मार दिया। तो कहते हैं जिसने उसको मारा अलेक्जेंडर ने फिर उसका पीछा किया, और उसका पीछा करता रहा जब तक अलेक्जेंडर ने उसका कत्ल नहीं कर दिया। तो ये बड़ी एक चाइल्डिश सी और बचकाना सी हरकत लगती है उस जमाने में, स्पेशली जब रास्ते नहीं थे और ट्रेवल करना इतना मुश्किल था, तो अपनी फौज को आगे पीछे लेके जाके एक बंदे की खातिर पीछा करना, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे बादशाह डिक्लेयर करे, वो अपने हाथों से मुझे तख्त पर वो अपने हाथों से क्राउन बनाए और मुझे तख्त दे। तो ये इस तरह की मतलब उसकी लेजेंड में कहानियां। तो इन दी हमारे एंड हम लिए भी इसमें कंक्लूजन। लेसन है ना कि ये जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, आप देखिए उसने कितने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, कितनी लोगों की जानें गई, कैसे क्या एक नक्शा बदल गया। तो अगर हमारे पास इस्लाम की दौलत ना हो तो बिल्कुल देखिए हम अपनी इतनी वाइटल जो हमारे रिसोर्सेज, हमारी पावर्स जो हैं उनको हम किस तरीके से बेलगाम तरीके से यूज कर रहे होते हैं। अगर नबी वसल्लम के पास ये पावर है बिल्कुल इस तरह की, बिल्कुल। मतलब, तो वो देखिए ना वो बिल्कुल किस तरीके से यूज हुई, दुनिया को कैसे फायदा हुआ। और अगर अलेक्जेंडर वही बात है कि कोई सिस्टम आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई आप किसी किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर आप अलेक्जेंडर जैसे कॉन्करर तो बन जाते हैं। लेकिन वही बात है कि कहानी भी रहा, जब हम बैठ के इतने हजार साल बाद उसके बारे में ये तो कह सकते हैं कि उसमें फ्लॉज तो बहुत बड़े बड़े, तो आपको फ्लॉज हर इंसान में नजर आ जाते हैं और इसी कैसे को डिक्लेयर कर दे द ग्रेट। लेकिन फिर भी देखें ऐसी भी कहानियां मिलती हैं कि नेपोलियन जो था, जब फ्रांस का नेपोलियन जो था, नेपोलियन बोनापार्ट, उस पर जब उसने इजिप्ट पे हमला किया अपने दौर में 1700 में, तकरीबन 2000 साल बाद अलेक्जेंडर के, तो उससे पूछा गया तुमने क्यों हमला किया इजिप्ट, तो उसने बताया कि अलेक्जेंडर ने हमला किया था, मैंने इसी वजह से किया। तो वो अलेक्जेंडर का था, तो उसको कॉपी किया उसको बिल्कुल। तो हमें इससे एक एंगल सीखने को मिले, एक एंगल नजर आता है अलेक्जेंडर की कहानी का कि अलेक्जेंडर में भी अलेक्जेंडर ग्रेट था या नहीं था, तो एक सवाल इस पर भी डिबेट होती रहेगी। लेकिन ये सवाल, ये तो बात काफी क्लियर है कि अलेक्जेंडर उस दौर का सेलिब्रिटी था। वो एक उस दौर का हीरो था, वो उस दौर का एक फिल्म एक्टर था, वो उस दौर का इन्फ्लुएंसर था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, जो उस दौर के सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा था। और उसके फैंस थे जैसे आज किसी इन्फ्लुएंसर के फैंस होते हैं। जैसे और उसके हम आगे एक और दो तीन बंदों का नाम पढ़ेंगे जो उसको गा रहे थे। नेपोलियन तो बहुत बहुत लेट है, उसके दरमियान में रोमन ने उसको बहुत कॉपी किया अलेक्जेंडर से। तो उसके फैंस थे बड़े सादा जुबान में।
और वो उसको फॉलो करते थे, उसको कॉपी करना चाहते थे, उसके जैसा बनना चाहते थे। और हमें इस तरह की बहुत कहानियां मिलती। तो अलेक्जेंडर में भी एक सेलिब्रिटी था। और ये बड़ी अजीब सी बात हमारे लिए बड़ी है कि इस सोच से अगर एक उतना आदमी जिसने कोशिश की दुनिया को कैप्चर करने के लिए, अगर वो भी सेलिब्रेट होना चाहता था, तो हमारे अंदर भी एक आ जाता है कि हम भी सेलिब्रेट होना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमें इज्जत मिले, हमें भी टाइटल्स मिले। और ये आज तक हमारे अंदर बीमारी है, हमारी ईगो की, जो हमें अलेक्जेंडर जैसे कैरेक्टर्स में नजर आती है कि उन्होंने ये एक्सपोज करके, तो मे बी वॉज अ सेलिब्रिटी उस दौर का। और हमें एक और मिलती है कि हिस्ट्री की एक बड़ी बात और क्लियर होती है कि हिस्ट्री में हिस्ट्री ग्रेट मैन की कहानी नहीं होती। ये भी बात है कि ग्रेट था, ग्रेट मैन की कहानी होती है ना हिस्ट्री। क्योंकि ग्रेट मैन की कहानी इसलिए नहीं हो सकती हिस्ट्री, कभी भी हिस्ट्री में इवेंट्स होते हैं, इसकी कहानी है एक बहुत बड़ी, लेकिन वो ग्रेट मैन की कहानी नहीं है। क्योंकि अगर ग्रेट मैन की कहानी है, तो औरतें कहाँ गई जो आधे से ज्यादा है दुनिया में। एक तो ये बात हम करते हैं, और क्योंकि औरतों का हिस्ट्री में पार्ट है, क्लियोपैट्रा एक औरत थी। और मतलब मैं सिर्फ अभी इस्लाम से हट के बात कर रहा हूँ, सिर्फ के हिस्ट्री में जिनका नाम बहुत पॉपुलर किया जाता है कि विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ, जितनी इनकी क्वीन है, तो वो तो कोई ग्रेट उनको तो नहीं देता टाइटल। तो एक तो ये भी पॉइंट है। और ग्रेट इसलिए भी होता है कि ग्रेट मैन की हिस्ट्री कहानी है कि ऐसी हिस्ट्री में ऐसी ऐसी वाकयात हैं, बीमारियां हैं, ठीक है, ब्लैक डेथ एक बीमारी है, और इतनी बीमारियां हैं जिस, या जलजले आए या वॉल्केनिक eruptions हुए, जिनको हम नहीं एसोसिएट कर सकते कि भाई इसकी वजह से हुआ। तो हमें ये भी एक पॉइंट मिलता है कि मे बी हिस्ट्री ग्रेट मैन की इसलिए कहानी नहीं कि इतने सारे इवेंट्स को आप किसी बंदी की तरफ, किसी ग्रेट मैन की तरफ एसोसिएट नहीं कर सकते। भाई जलजिला आया तो किसका कसूर है? या आज से 200 साल बाद कोई हमारी हिस्ट्री पढ़ेगा तो कोविड किसका कसूर था? किसी ग्रेट मैन का, मैन का। तो ये तो हमें कहानी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं। एक पीछे एक बात मिस होगी, वो मैं क्लियर कर दूं। वो ये थी कि जो हमने पर्शियन वॉर की, ये हमारा लेक्चर यहाँ पूरा हो गया। अब एक पीछे बात मैं रिपीट कर दूं कि जो पर्शियन वॉर की बात की ना, वो हमें पर्शियंस की हिस्ट्री जितनी हमने सैटरडे को भी पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, जितनी आज पढ़ी, वो इस आदमी से हमें मिली। ये आदमी है, ग्रीक है, इसका नाम हेरोडोटस है। ये ग्रीक हिस्टोरियन था, इसने पर्शियन वॉर पे किताब लिखी, आज तक उसकी ट्रांसलेटेड वर्जन मिल जाता है। तो ये हमें इससे मिली। इन अदर वर्ड्स, हमें पर्शियंस की हिस्ट्री एक ग्रीक आदमी से मिली। ग्रीक कौन थे? जिन्होंने पर्शियंस को जंग हराई। तो हमें हिस्ट्री की एक बात सीखने को आज और मिली, एक तो पॉइंट ऑफ व्यू की बात आई, ये यहाँ पे आई कि हमें देखना पड़ेगा कि हिस्ट्री किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे तक आ रही है, हमें कौन हिस्ट्री पहुंचा रहा है, हमें कौन किस सोर्स से आ रही है। हमें ग्रीक सोर्स से पर्शियन हिस्ट्री आ रही है, तो इसमें बायसनेस होगी। हम सारे बायस होते हैं, मैं भी बायस होऊंगा जब कोई इस्लाम की बात करूंगा, नेचुरली है, ये एक्सेप्ट करना बहुत अच्छी बात है कि हम बायस हैं। ना कि ये डिनाई करना कि नहीं नहीं मैं बायस नहीं हो सकता, लेकिन इसको एक्नॉलेज करना कि मैं बायस हूँ, और इसलिए मेरा ओपिनियन लो, लेकिन खुद रिसर्च करो, खुद देखो। तो इससे हमें एक बड़ा लेसन ये है कि हम हिस्ट्री की कोई एक किताब, कोई एक रिसर्च पेपर, कोई एक आर्टिकल पढ़ के या एक वीडियो देख के हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि भाई ग्रीक सच्चे थे, ग्रीक्स ये थे, या जो है ना क्रूसेडर्स थे, या क्रिश्चियन जो हैं वो बुरे हैं। ये जो भी कोई हम डिक्लेरेशन नहीं देते जब तक हम उनको डिफरेंट एंगल से नहीं देखते। और हमें हर एंगल से देखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी। एक ही टॉपिक पे हमें ग्रीक्स की अगर किताब पढ़नी है, तो हमें डिफरेंट राइटर्स की, डिफरेंट दौरों में जो रह के गुजरे, डिफरेंट कल्चर के, कोई अमेरिकन है, कोई यूरोपियन है, कोई इंडिया में रहता था, कोई चाइना में रहता, जिन्होंने रिकॉर्ड की है हिस्ट्री, उनके उनके रिसोर्सेज पढ़ेंगे, तो हमें काफी क्लियर वर्जन मिलेगा। उसमें फिर हम अपनी एक बायसनेस चूज करेंगे कि ओके मुझे ये वर्जन अच्छा लगा। और वो बायस होगा ऑब्वियसली, लेकिन हम एक्सेप्ट करेंगे कि मैंने हर एंगल से देखी और मैंने फिर कंक्लूजन की, तो मैं बायस तो हूँ, लेकिन मैंने रिसर्च करके मैं बायस। तो ये हमें दो एक तो लेसन मिल गई कि ग्रेट मैन की स्टोरी अलेक्जेंडर के थ्रू, और हमें पर्शियन वॉर से एक लेसन मिला कि हमें पॉइंट ऑफ व्यू देखना कितना में जरूरी है। और हम यहाँ पे लेक्चर कंक्लूड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग बंद कर दें आप, और यहाँ पे एंड हो गया लेक्चर। ओके दाऊद भाई, अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा आप अपना माइक ऑन करें, मुझे आपसे भी एक दो सवाल करने हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर दें।
आई गेस वो नहीं सुन रहे, तो shall we end this session? तो अगर हम ये एंड कर दें तो ऑटोमेटिकली उनके आ जाएगी रिकॉर्डिंग। हाँ जी, लेकिन चलें पता ठीक नहीं है। ना कि वो, हाँ सेव की ऑप्शन तो फिर उनके सामने पॉपअप हो जाएगी मेरे मैं ना ख्याल। एक दफा उनसे पूछ लेता हूँ, उन्होंने किसी से रिकॉर्डिंग कराई थी ना, तो वो कह रहे थे कि मैं उनसे पूछ लेता हूँ, ओके पर ओके। एक मिनट होल्ड कर।